अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? हैंड रेज कर दे कोई स्टूडेंट। ओके, आकिब शाहद। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। अपनी जो उस दिन हमारी डिस्कशन थी, मैंने आपको होमवर्क के अंदर शीप वाला क्वेश्चन दिया था। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है। वो शीप वाले क्वेश्चन के अंदर जो होमवर्क के अंदर थे आपको पार्ट, उसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, नहीं तो आगे चले। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है शीप वाले के अंदर? आपका है क्वेश्चन? कौन सा? एक इधर वो फीस जमा करवाने आई थी स्टूडेंट, वो बैठी हुई, उसका एक क्वेश्चन है इसके अंदर। किस पार्ट में शीप के बेटा आपका? जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर प्रॉब्लम पार्ट 3 में आ रहा है बच्चे का। आप इसकी डेफर टैक्स के अंदर कैलकुलेशन के हवाले से पूछ रहे हो या करंट टैक्स के अंदर? ये वाला करंट टैक्स की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, अब एडजस्टमेंट पे चल। On first reply, share purchased debenture having a nominal value of 4,000. Interest at 15% is receivable on 30 September and 30 March each. Assume that interest income is no tax until the cash is actually received. इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसने ये 1 अप्रैल को डिबेंचर्स लिए हैं तो फर्स्ट उसको पेमेंट कब आ जाएगी? 30 सितंबर को। इसका मतलब जो नेक्स्ट हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। ठीक है। और टैक्स वाले इसको क्या कहते हैं? जब एक्चुअली रिसीव हो जाएगी इनकम तो वो कह रहे हैं वो इनकम है। अब टोटल इसके ऊपर हमारी इनकम कितनी है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 9 मंथ की। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये अकाउंटिंग वालों ने अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की होगी। वो बनती है बच्चे आपकी 4,000 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 9/12, तो वो आपकी बनती है 450 रुपीज। ये है अकाउंटिंग वालों ने 9 माह की इनकम बुक की है। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? टैक्स वाले कह रहे हैं जो इनकम रिसीव होगी हम उसको इनकम मानेंगे, अक्रूवल को इनकम नहीं मानेंगे। अब इनकम रिसीव हो रही है 30 सितंबर को। इसका मतलब क्या हुआ? इस इंटरेस्ट में से 6 मंथ का इंटरेस्ट तो हमें रिसीव हो गया। अगर 6 मंथ का इंटरेस्ट रिसीव हो गया है तो वो कितना बनता है? 300। मतलब 300 तो हमें रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ये जो 450 है टोटल इंटरेस्ट, इसकी एंट्री क्या हुई है? इसकी एंट्री हुई है कैश आया हमारा 300 से, 150 आ गया रिसीवेबल से, टू इनकम आ गया 450 के साथ। ठीक है। अब जो रिसीवेबल है उसको तो अपने टैक्स वाले इनकम रिसीवेबल मान ही दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम करंट टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर 450 रुपीज ऐड है। हम उसमें ये जो रिसीवेबल के अगेंस्ट हमने 150 की इनकम बुक की है हम इसको रिवर्स कर देंगे और यही 150 हमारी बैलेंस शीट के ऊपर रिसीवेबल करंट एसेट्स में आ रहा होगा। हम उस करंट एसेट्स में 150 रुपीज लेंगे कैरिंग अमाउंट और इसकी टैक्स बेस क्या आ जाएगी? नील आ जाएगी। तो वहां वो हम उसकी कैलकुलेशन ऐसे कर लेंगे। उसने 150 रुपीज को इसलिए एड बैक किया। सारा क्यों नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि 300 रिसीव हो चुका है। और बैलेंस शीट के अंदर ये आ रही होगी कहीं पर, ये क्लियर। और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन शीट के अंदर से कोई क्वेश्चन? शीट वाला क्वेश्चन है वो आपका, वो बाद में। अब हम आगे चलते हैं बेटा।
हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 गैलेक्सी लिमिटेड। The following information related to Galaxy International listed company which was incorporated on 1st January 2014। अगर ये इनकॉर्पोरेट हुई है जुलाई 1 2014, तो पहले हम देखें डेफर्ड टैक्स में कैलकुलेट हमसे रिक्वायरमेंट क्या है। A note on taxation for inclusion in the company financial statement for the year end 31st December 2015, giving appropriate disclosure related to current tax and deferred tax expense, including our conciliation to explain the relationship between tax expense and profit। इसका मतलब उसने रिक्वायर किया हमें कि हमें बना के दो डिस्क्लोजर्स या नोट्स किसी चीज के करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के साथ रिकंसिलिएशन रिलेटेड टू इनकम स्टेटमेंट। अब ये कंपनी 2014 को इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका मतलब इसका 2014 का ओपनिंग क्या होगा, नील डेफर्ड टैक्स। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। द लॉस स्लैश प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2014 and 15 amounting to rupees 1.75 million and 23.5 million। मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस जो लिखेंगे 2014 15 और 14 का 23.5 मिलियन आ जाएगा प्रॉफिट और 1.75 लॉस आ जाएगा। मतलब अब जब 2 इयर्स की कैलकुलेशन आए तो कोशिश करें एक में ही दोनों आप लिखिए ऊपर करंट टैक्स कैलकुलेशन वर्किंग वन, ये वर्किंग है करंट टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें लिखोगे 2015 2014 अकाउंटिंग प्रॉफिट स्लैश लॉस, लॉस को ब्रैकेट के साथ 23.5 1.75 एक में कर ले ताकि अब देखिए इसके अंदर नोट्स बनाना था करंट टैक्स की कैलकुलेशन को, मैंने वर्किंग शो की, इसको मैंने अपना फाइनल नोट नहीं बनाया। क्लियर। आगे तक द डिटेल ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्स डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट इज एज फॉलो। 2014 में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 15, 2015 में भी 15। इसका मतलब हम इधर करेंगे ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, 14 में भी 15 और 15 में भी 15, लेस करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन जो कि है 45 और 645। अब मैंने कहा था आपको याद हो शायद क्वेश्चन के अंदर में भी कभी वो आपको रिक्वायर्ड करता है डाटा, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं बताया और हमारे पास बैलेंस शीट की आइटम मौजूद है तो हमने कोशिश करनी, हमने जो डेफर्ड टैक्स है वो बैलेंस शीट अप्रोच से किया। अब सबसे अहम चीज अभी इसके ऊपर बाद में आते हैं बैलेंस शीट अप्रोच के ऊपर कैसे। इन 2014 GI accrued certain expenses amounting to rupees 2 million which were disallowed by the tax authority. However, these expenses are expected to be allowed on the basis of payment in 2015। इसका मतलब जो एक्सपेंस हुआ है हम 2014 से में ऐड कर देंगे और 2015 में लेस कर देंगे accrued expenses। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। GI and interest on special investment board amounting to rupees 10 million and 1.12 million in 2014 and 15 respectively. This income is exempt from tax। अगर exempt from tax है तो हम क्या करेंगे, exempt income के तौर पर इसको लेस कर देंगे करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए। तो exempt income 2014 में कितनी है हमारी 1 मिलियन, 2015 में 1.25, यहां से हो जाएगी 1.25 लेस और यहां से होगी 1 लेस और इसको लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट इनकम। और जब कोई एग्जेम्प्ट इनकम आती है और हमने उसके रेलेवेंट कोई डिस्क्लोजर बनाना होता है तो वो वाली जो फिगर हमारी रिकंसिलिएशन के अंदर भी जाएगी एग्जेम्प्ट इनकम की, इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया। GI operates an unfunded gratuity scheme the premium during the year 2014 and 15 amounting to rupees 1.7 million 2.52 million respectively। इसका मतलब उसने ये बता दी कि प्रॉफिट एंड लॉस में 2014 में 1.7
और 2015 में 2.2 गया, मतलब इसको भी दोनों में हम क्या कर देंगे, अपने एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। 2014 में कितने हैं, 1.7 और 2.2, ये प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, सॉरी ऐड होगा बच्चे, ये ऐड करेंगे, लेस ऐड प्रोविजन ग्रेचुटी की। और अगर कोई एक्चुअल ग्रेचुटी की पेमेंट होती तो हाँ उस पेमेंट को एक्सपेंस के तौर पर लेस कर देते, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जी मैंने आपका क्वेश्चन के अंदर उसने नो पेमेंट है सो फार बी मेड, मतलब ग्रेचुटी की कोई पेमेंट अभी तक नहीं बनी, तो इसके ऊपर ग्रेचुटी के हवाले से तो हम कोई चीज अब लेस नहीं करेंगे। जी उमेर बोले बेटा। सर मैंने यही पूछना था कि अगर वो पेमेंट कर देते तो फिर वो पेमेंट हमें अलाउ एज एक्सपेंस हो जाना था। जी उमेर अपने आप को अनम्यूट करे बच्चे। जी सर ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ी सी इसकी वर्किंग वही देखे, उसने क्या किया, ये ऐड किया दोनों, उस वक्त मैं वर्किंग इसलिए साथ साथ कर रहा था आपको समझा सकूं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दोनों में ऐड, प्रोविजन ऐड, अक्रूड एक्सपेंस इधर ऐड किए 14 में और ये 15 में लेस कर दिया, ये देखिए ठीक हो गया। टैक्स डेप्रिसिएशन लेस होगी और एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दी, तो यहां से हमारे पास क्या आया बच्चे, हमारे पास आ गया टैक्सेबल इनकम या लॉस। अब 2014 में लॉस कितना है 29.5 का और 2015 में क्या है प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ये आया, अगर 2014 में लॉस है तो क्या करंट टैक्स कैलकुलेट होगा, करंट टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, हमने पढ़ा हुआ करंट टैक्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए उसने टैक्स पेएबल 2014 के अंदर हमें क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो 2014 का करंट टैक्स है वो क्या होगा, नील। टैक्स के अंदर पढ़ते हैं ना, याद होगा आपको, हम कैलकुलेशन करते थे, अगर टैक्सेबल प्रॉफिट हमारा आ जाता था लॉस के अंदर तो हम करंट टैक्स पे नहीं करते थे। इधर आपने सेक्शन 113 अभी वो एप्लीकेबल ना करे, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। अल्टरनेट एसीटी, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स या मिनिमम टैक्स 113 वो अभी आपके इधर डिस्कशन में नहीं है, उसको हम नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है, तो ये जो लॉस है, जब टैक्सेबल लॉस आता था तो वो लॉस हम कैरी फॉरवर्ड करते थे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के गेन। इसका मतलब ये जो 29.05 है ये लॉस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर। जब नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर हमें पास प्रॉफिट होगा, मैं वो टैक्स वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, 2014 में लेट हमारे पास लॉस आ गया 50 रुपए का, तो अगर 2015 के अंदर हमारे पास इनकम है 170 रुपए की, तो पहले हम लॉस एडजस्ट करते हैं 50 का और रिमेनिंग जो बचता है उसके ऊपर करंट टैक्स या टैक्स कैलकुलेट करते हैं। वही इधर होगा, जो टैक्सेबल लॉस आएगा वो लॉस हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के अंदर। अब उसने इधर क्या किया, यहां तक 31.5 का आ गया हमारे पास, लेस क्या आ गया करंट टैक्स। अब 31.45 मल्टीप्लाई बाय 0.35 ले तो ये उसने निकाला 11.001। एक मेथड तो ये है, आप इसको छोड़ें, आप इसको क्या करें 31.45 इसमें से लेस करें कैरी फॉरवर्ड लॉस 2014 का, वो कितना है 29.05 का। क्लियर। फिर आ जाएगा टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर एडजस्टिंग द लॉस 31.45 माइनस 29.05, तो ये आ गया आपका 2.4। अब इस पर निकाले करंट टैक्स, वो करंट टैक्स का आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 0.35 0.84। मतलब ये मैंने वर्किंग इसलिए इस तरह करवाई है ताकि आपकी जो पहले वाली वर्किंग आपने बनाई हुई है वो वर्किंग आपकी चेंज ना हो, जो आप किस सीक्वेंस बना हुआ है। नहीं तो आप 31.45 के ऊपर करंट टैक्स कैलकुलेट करें, उसमें से लेस कर दे जो टैक्स 29.05 के ऊपर टैक्स रिडक्शन बन रही है, टैक्स रिडक्शन बन रही है में, वो उसका उसने रेट लेके लेस कर दिया, रिमेनिंग 0.84 निकाल लिया।
लेकिन ये जो मेथड है इधर मैंने किया हुआ है, ये आप ऑलरेडी इसके साथ फेमिलियर है, आप करते रहे, आप इस तरह। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर? आगे चलते हैं हम डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन पे। अब जब ये बिजनेस न्यू है, इसका मतलब यहां से अब हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है अपनी डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स के लिए हमारे पास दो अप्रोचेज है, एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पढ़ा है अगर बैलेंस शीट का डाटा अवेलेबल हो, बेशक हमने कैलकुलेट क्यों ना करना पड़े, हमने कौन सी अप्रोच यूज करनी? बैलेंस शीट की। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन ये है नेक्स्ट सर, यहाँ तो फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन दी है, उसने WDV वगैरह तो दी नहीं हमें कुछ। जब WDV नहीं दी तो मेरे पास बैलेंस शीट का डाटा नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, एसेट्स अकाउंटिंग वालों के लिए और एसेट्स टैक्स वालों के लिए परचेज की है, इसमें कोई प्रोविजन वगैरह नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों सूरतों में हमारा सेम होगा। मतलब लेट मैं कहता 100 रुपए का दोनों ने एसेट मांगा। हमारे WD में फर्क क्यों आता है? टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का रहा चार्ज 20 रुपए, टैक्स वालों ने की 30 रुपए, ये आ गया 70, ये आ गया 80। दोनों का डिफरेंस क्या है? 10 का। ये कौन सा डिफरेंस हुआ? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, लेट अब मुझे ये बताएं, ये पहला ही साल था ना, अगर पहला साल था, एसेट की फिगर मेरे पास ना भी हो, मेरे को मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो सी है वो बैलेंस शीट की है, डेप्रिसिएशन फॉर दी यानी अक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लूं, ये देखिए मैं कहता हूं अक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। अब यहां अक्यूमुलेटिव लेना जरूरी है। अकाउंटिंग बेस क्या है इसकी? 20। टैक्स बेस क्या है? 30। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एसेट नहीं है, लायबिलिटीज है। लायबिलिटी के रूल लगेंगे तो डिफरेंस क्या आ गया? 10 का। अब अकाउंटिंग बेस कम है, टैक्स बेस ज्यादा, तो कौन सा हो गया? टैक्सेबल टेम्परेरी। क्या दोनों तरीकों से सेम नहीं आया हमारे पास आंसर? सेम आया। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ने कंफ्यूज क्या होना था, एसेट की WDV नहीं दी गई, जबकि उसने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन देख के आपके लिए आसानी पैदा कर दी कि आप अक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सके। अब क्वेश्चन आता है सर 2014 की तो दे दी, इससे पहले का क्या करेंगे? पहले की डेप्रिसिएशन नहीं होगी क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट ही 2014 में हुई है। इसका मतलब उसकी ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्या है? 0। तो अगर हम अक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन निकाले, अक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, तो 2014 की होगी ये यही 15 रुपए, ठीक है। और 2015 की क्या होगी? 2014 प्लस 2015 वो आ जाएगी 30 रुपए की। बात क्लियर? और इसी तरह जो टैक्स बेस होगी हमारी 2014 की होगी 45 रुपए, और 2015 के अंदर क्या, 2014 प्लस 2015 करेंगे तो हमारे पास 51 आई है, 6 इन दोनों को प्लस करके 2015 की आ जाएगी। इस तरह हमारे पास अक्यूमुलेटिव बैलेंस आ गया। जब हमारे पास अक्यूमुलेटिव बैलेंस आया तो अक्यूमुलेटिव बैलेंस बैलेंस शीट की आइटम है, तो ये बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बैलेंस शीट के हवाले से, अगर कोई एसेट ऐसा है जिसकी अकाउंटिंग बेस बेशक नहीं आ रही लेकिन टैक्स बेस है, तो हम उसको भी अपनी बैलेंस शीट के अंदर लेके आएंगे। ये एग्जाम्प्ट इनकम है, परमानेंट डिफरेंस है, मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स, नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है फ्यूचर के अंदर। अकाउंटिंग बेस टैक्स बेस सेम है, मतलब इस पर कोई डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी। और ग्रेचुटी का भी हम निकाल सकते हैं, 2014 का होगा 1.7 और 2015 का क्या होगा? अगर ग्रेचुटी का अकाउंट बनाए तो 2015 के अंदर ओपनिंग आ जाएगा 1.7। फॉर द ईयर कितना प्रॉफिट एंड लॉस में गया? 2.2। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया हमारा? 3.9 का। अगर पेमेंट होती तो पेमेंट की वजह से क्लोजिंग बैलेंस हमारा अफेक्ट हो जाता, वो पेमेंट इधर आए थी। अब इसके डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशंस के ऊपर जाते हैं। हम ये करंट टैक्स की कैलकुलेशन कर ली, ये डेप्रिसिएशन ये देखिए, ये उसने कैसे लिए, ये डिफरेंसेस ले लिए दोनों सालों का। ये 2014, ये उसने डिफरेंसेस ले लिए, ये देखिए, ये 30 और 51 जो हमने निकाला, 15-45 जो हमने कैलकुलेट किया, ये उसने उसके डिफरेंसेस लेके लिखे। ये अक्रूड एक्सपेंस अकाउंटिंग बेस है, अक्रूड है तो टैक्स बेस नहीं होगी, पे बाय लायबिलिटी है, ये उसका आ गया डिफरेंस। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंटिंग बेस है, टैक्स बेस
मिल है तो क्योंकि लिबिलिटी है ये उसके डिफरेंसेस लेगी। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो लॉस आता है, क्योंकि लॉस ने फ्यूचर के अंदर हमें क्या देना है, बेनिफिट देना है, तो उस लॉस के ऊपर भी टैक्स, जो डेफर्ड टैक्सेशन क्रिएट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और लॉस कैरी फॉरवर्ड भी होगा डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स के ऊपर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है जिन्हें, कोई बात नहीं, सिर्फ मैम 5 मिनट दीजिएगा, मैम खड़े। लॉस के हवाले से जेन में रखें, जिस साल में लॉस होगा उस ईयर में उसके ऊपर वो कैरी फॉरवर्ड भी होगा और डेफर्ड टैक्स भी उस पर कैलकुलेट होगा। कौन सा? डेफर्ड टैक्स एसेट। अब अहम चीज, फ्यूचर के अंदर अगर इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर तो लॉस सारे का सारा एडजस्ट हो गया, लॉस सारे का सारा एडजस्ट हो गया। अगर 2015 के अंदर लेट अज्यूम करो अकाउंट टैक्सेबल गेन होता 25 और लॉस आ रहा होता मेरे पास 29.05, इसका मतलब लॉस फिर मेरा ज्यादा है। नेट होने के बाद लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 4.05 के साथ। ये मेरा कैरी फॉरवर्ड भी होगा और ये 4.05 मेरा फिर इस साल डेफर्ड टैक्स के अंदर भी आएगा। बात क्लियर? इसलिए उसने यहां लॉस को डेफर्ड टैक्स के अंदर लिया है। ये भूलना नहीं है, जिस साल में लॉस होगा वो लॉस कैरी फॉरवर्ड भी होना है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर टैक्स हमें रिलीफ मिलना है, तो उस लॉस को हमने क्या करना है? अपना वो कम करना है, उसके बाद डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना है। जी आपकी। और अगर अगले साल लॉस एडजस्ट करने के बाद लॉस फिर बच जाता है, तो जो लॉस बच जाएगा वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स। सर इसको फिर हमने जो कैरी फॉरवर्ड, अस्सलाम वालेकुम सर, जो हमने ये लॉस कैरी फॉरवर्ड किया है, तो सर इसको हमने इस साल 2015 में डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में क्यों नहीं लेके आए? कैरी फॉरवर्ड लॉस है। अब वो लॉस बचा नहीं है ना, क्लोजिंग बैलेंस होगा तो होगा ना जस्ट। अब फ्यूचर में क्या कंसीक्वेंसेस है? फ्यूचर कंसीक्वेंसेस याद होगा, हम डेफर्ड टैक्स में वो चीज लेते थे जो करंट टैक्स के अंदर अब एड लेस की गई और नेक्स्ट हमें एप्लीकेबल होगी। जिस तरह अक्रूड एक्सपेंसेस आज डिसअलाउ हुए, कल अलाउ होने। ये लॉस जब जिस साल में वो अक्रूड एक्सपेंस हमें अलाउ हो जाता था, एक्चुअली क्या उस साल में उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया अभी तक हमने? क्योंकि अब फ्यूचर में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। इसी तरह जिस साल लॉस इंकर्ड होगा उस साल तो डेफर्ड टैक्स में आएगा, जिस साल लॉस एडजस्ट हो जाएगा उस साल डेफर्ड टैक्स में नहीं आएगा। और अगर फ्यूचर में एडजस्ट होने के बाद हमारे पास कोई अमाउंट लॉस की फिर बच जाती है, तो उस साल के डेफर्ड टैक्स में फिर उसको लेना। और सर अगर इस साल भी हमें लॉस ही आता तो फिर अब इसका अब टोटल कैरी फॉरवर्ड लॉस कितना हो जाना था? प्रीवियस ईयर का 29.05 और इस साल का आ गया लेट 10 का, टोटल हो गया हमारे पास 39.05। ये 39.05 कैरी फॉरवर्ड भी होना है और इस साल का डेफर्ड टैक्स में भी आना 39.05, जो कैरी फॉरवर्ड टोटल हो रहा है उसका आएगा। ठीक है, ओके सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इसका 10 का क्यों नहीं ले गए डेफर्ड टैक्स में? 29.05 तो वैसे हो गया, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच में जब हम ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क लेते हैं तो ओपनिंग के अंदर ऑलरेडी 29.05 का आ रहा होता है। ठीक है, वो सर एज ऑन चलना होता है जो भी ओपनिंग। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? अब आपने ठीक है सर। ये उसका करंट टैक्स, ये देखिए ये वर्किंग है डेफर्ड टैक्स वर्किंग। ये रिकॉन्सिलिएशन के अंदर सिर्फ एक आइटम आएगी, कौन सी? एग्जम्प्ट इनकम। ये उसने एग्जम्प्ट इनकम। देखिए दोनों आपस में हमारा क्या मैच कर रहा है जी। वही बनी बात के लिए। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? लॉस के ऊपर जिस ईयर में लॉस हो उस साल में करंट टैक्स क्या होगा? 0 होगा। मैं कह रहा हूं यहाँ सेक्शन 103 को एप्लीकेबल नहीं कर रहे, आप उसको एप्लीकेबल ना कर दीजिए, वो तो देने देना अपनी तरफ से 1.25। तो जब आपके सिलेबस में आएगा फिर डेफर्ड टैक्स के अंदर वो पढ़ेंगे। एसीटी भी आता है, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। जी आकिब सर मुझे अभी भी थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन आ रही है सर। पिछले साल हमारा 29 का हमें लॉस हुआ, इस साल हमें 30 का प्रॉफिट हुआ, हमने उसके लिहाज से करंट टैक्स तो फाइंड कर लिया, उसका समझ आ गई। और सर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में सर लॉस क्या है सर? इसका करंट में भी सर उसको एडजस्ट करना है हमने सर। करंट ईयर में अच्छा
अब करंट ईयर में हमारा डेफर्ड टैक्स लॉस एडजस्ट हो गया। अब इसका मतलब जी हमारा कोई बैलेंस नहीं है, एम राइट? जी अब इसके ऊपर क्या फ्यूचर के अंदर कोई हमें बेनिफिट मिलना है? नहीं मिलना। एप्लीकेबल एडजस्टेड इसके साथ। अब क्वेश्चन जी ये आना चाहिए सर, जो हमने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स के ऊपर एसेट या लिबिलिटी, हमने एसेट जो इसका क्रिएट किया है वो एसेट रिवर्स नहीं किया आपने, वो तो अभी तक। जब हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला फॉर द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस के अंदर जब उसको हमने नहीं लिया डेफर्ड टैक्स के लिए, इसका मतलब उस लॉस के रेलेवेंट क्लोजिंग बैलेंस क्या लिया हमने? जीरो। ओपनिंग के अंदर बैलेंस पड़ा था, क्लोजिंग में क्या है? जीरो, तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। ठीक है, सही। बात क्लियर हो गया? डन डन, बैलेंस शीट ठीक है, अप्रोच में ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गया। सही। ओके सर, ठीक है। जी असद यासिन बोले बेटा। सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया दोबारा। जी सर ये आज मैं क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, तो ये अपलोड हो जाएगा? चलो मैं करवा देता हूँ अपलोड पे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये वाला आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिएगा, लॉसेस के एडजस्टमेंट ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपने करना है बच्चे ये एप्रीकोट वाला। इसके अंदर एज इट इज कोई डिफिकल्ट नहीं है एडजस्टमेंट, लेकिन नॉर्मल से ज्यादा लेंथी एडजस्टमेंट है। इसके अंदर भी लॉसेस आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट थी। लॉसेस आ रहे हैं, आपने लॉसेस को लेके इसका भी क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन मैं इधर करवाऊंगा, उसके बाद हम पास पेपर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जिसके बाद अब हमारे पास पेपर्स के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन होंगे। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको रिवैल्यूएशन के हवाले से। और लॉसेस वाली चीज को ध्यान से समझिए, इंतहाई आसान है, सिर्फ कंफ्यूज नहीं। जिस साल में लॉस आएगा उस साल में करंट टैक्स नहीं हो जाएगा और वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, और साथ उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स भी क्रिएट करना है। नेक्स्ट ईयर में अगर लॉस सारा एडजस्ट हो जाता है तो उस साल में हमें दोबारा डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर लॉस एडजस्ट नहीं होता, मतलब लॉस हमारे पास प्रॉफिट कम है, लॉस ज्यादा है, तो जितना लॉस हमारे पास नेट होके फिर बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, साथ डेफर्ड टैक्स आएगा। लेकिन अगर करंट टैक्स में भी लॉस है, पीछे से भी लॉस आ रहा है, तो अक्यूमुलेटिव लॉस करके वो कैरी फॉरवर्ड होगा, उस अक्यूमुलेटिव लॉस के ऊपर डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट होगा। इसके अलावा और चीजें भी आती है, लेकिन उसको अब हम फिलहाल मतलब वो हमारी डिस्कशन में नहीं चाहिए। लॉस अगर डेड लॉस हो जाए क्या करेंगे उसको, तो उसको अगर कोई डेड लॉस है, मतलब लॉस आ गया टैक्स लॉस, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड डेड लॉस है, उसने खुद क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं ये नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसका मतलब करंट टैक्स के अंदर लॉस तो आ गया, करंट टैक्स तो जीरो, लेकिन उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स पे कैलकुलेट नहीं होगा। बात क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।